असम का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में हरियाली, चाय के बागान और शांति आती है। लेकिन असम का एक ऐसा चेहरा भी है जिसके बारे में लोग रात में बात करने से डरते हैं। साल 2016, दिल्ली के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऑफिस में राहुल वर्मा और दीपक शर्मा बैठे थे। दोनों सरकारी कर्मचारी थे और 7 साल से साथ काम कर रहे थे। राहुल शांत और गंभीर था, कम बोलता और जिम्मेदारी से काम करता। दीपक मजाकिया था, बाहर से निडर लेकिन अंदर से जल्दी डर जाने वाला। दोपहर करीब 3 बजे एक चपरासी फाइल लेकर आया। इसमें नई पोस्टिंग का ऑर्डर था। राहुल ने जैसे ही फाइल खोली और जगह का नाम पढ़ा, उसका चेहरा बदल गया। असम, बोडोलैंड सेक्टर, चेरांग एरिया। दीपक हंस पड़ा। अरे ये तो जंगल वाला इलाका है। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, ये नॉर्मल पोस्टिंग नहीं है। फाइल में पुराने टावर, खराब लाइन और नेटवर्क डाउन की शिकायतें थीं। पोस्टिंग अवधि 15 दिन। कर्मचारी राहुल वर्मा और दीपक शर्मा। दीपक ने लापरवाही से कहा, चलो भाई, सरकारी काम है, काम करेंगे, लौट आएंगे। लेकिन राहुल के मन में एक अजीब बेचैनी बैठ गई। 2 दिन बाद दोनों गुवाहाटी पहुंचे और एक छोटी ट्रेन पकड़ी। ट्रेन घने जंगलों के बीच से गुजरती थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, नेटवर्क गायब होता गया। बाहर सिर्फ पेड़, धुंध और सन्नाटा था। शाम को ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी और गिने चुने लोग थे। राहुल ने स्टेशन मास्टर से पूछा, चेरांग एरिया यहीं से है क्या? बूढ़े स्टेशन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, सूरज ढलने के बाद उस तरफ मत जाना। दीपक ने हंसते हुए कहा, हम भूत प्रेत में नहीं मानते। लेकिन बूढ़ा सिर्फ देखता रहा और बोला, जल्दी लौट आना। सरकारी जीप उन्हें जंगल के अंदर पुराने गेस्ट हाउस तक छोड़ गई। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे, इतने घने कि दिन में भी धूप नहीं आती। अंदर घुसते ही सड़ी लकड़ी और सीलन की बदबू। दीवारों पर काले दाग और टूटा पंखा। पहली रात, थकान के कारण, दोनों जल्दी सो गए। लेकिन दूसरी रात, ठीक 2:17 पर, दीपक की नींद खुली। कमरे में अजीब ठंड थी। पंखा बंद था, फिर भी हवा चल रही थी। धीमी आवाज सुनाई दी, राहुल। दीपक ने देखा, राहुल का बिस्तर खाली था। उसने आवाज दी, राहुल। कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च लेकर बाहर निकला। जंगल पूरी तरह शांत था। लेकिन उसी सन्नाटे में उसे घुंघरू जैसी आवाज सुनाई दी। पेड़ों के बीच राहुल खड़ा था। लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से झुका हुआ था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। उसके मुंह से भारी आवाज निकली, ये जगह अब तुम्हारी नहीं है। दीपक के हाथ से टॉर्च गिर गई। अगले ही पल राहुल जमीन पर गिर पड़ा। सुबह, राहुल को कुछ याद नहीं था। लेकिन आईने में उसकी गर्दन पर 3 काले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। उस दिन स्टोर रूम में एक पुरानी फाइल मिली, जिस पर लिखा था, चेरांग सेक्टर रिपोर्ट 1998। अंदर लिखा था कि इस क्षेत्र में तैनात 2 कर्मचारी 7वें दिन लापता हुए। शव नहीं मिला। नीचे नाम थे, राहुल वर्मा, दीपक शर्मा। दीपक का गला सूख गया। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। पीछे से आई उस फुसफुसाहट को सुनते ही राहुल और दीपक दोनों एकदम सन्न रह गए। लेकिन जब पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही पुराना गेस्ट हाउस और उसके पीछे खड़ा घना जंगल। हवा भी जैसे अचानक रुक गई हो। दीपक की आवाज कांप रही थी, राहुल, क्या तूने भी सुना? राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा उलझन थी, जैसे उसका दिमाग कुछ समझ ही नहीं पा रहा हो। दोनों चुपचाप कमरे में लौट आए। लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह होते ही राहुल की हालत और अजीब हो गई। उसे तेज सिरदर्द था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वह कई दिनों से सोया ही न हो।
दीपक ने कहा, आज ही काम निपटाकर यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे टावर साइट की तरफ निकले, जंगल के अंदर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। रास्ता वही था, लेकिन पेड़ पहले से ज्यादा पास लग रहे थे, जैसे रास्ता सिकुड़ रहा हो। चलते चलते राहुल अचानक रुक गया। दीपक ने पूछा, क्या हुआ? राहुल ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है? दीपक ने ध्यान दिया, तो सच में पत्तों के ऊपर किसी के नंगे पैरों के चलने की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राहुल के मुंह से अजीब बात निकली, ये लोग बहुत पहले मर चुके हैं। दीपक चौंक गया, क्या बकवास कर रहा है? राहुल ने खुद भी हैरानी से दीपक को देखा, जैसे ये बात उसने खुद नहीं कही हो। वे जैसे तैसे टावर तक पहुंचे, लेकिन टावर की हालत देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तार कटे नहीं थे, बल्कि ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी ने जानबूझकर मरोड़ दिए हों, और जमीन पर अजीब गोल गोल निशान बने थे, जैसे किसी ने बहुत देर तक एक ही जगह घूमते हुए कुछ किया हो। तभी राहुल की नाक से खून टपकने लगा। दीपक घबरा गया और उसे बैठाया। राहुल की आंखें अचानक फिर से खाली हो गईं, और वह उसी भारी आवाज में बोला, यहां से कोई वापस नहीं जाता। दीपक ने उसे झकझोर दिया, और थोड़ी देर बाद राहुल को होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। शाम होने लगी। दोनों जल्दी से गेस्ट हाउस लौटे, लेकिन रास्ता जो सुबह सीधा था, अब बार बार घूमकर उसी जगह ले आता था। दीपक का दम घुटने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, ये जंगल हमें बाहर नहीं जाने दे रहा है। तभी पेड़ों के बीच से औरत के रोने जैसी आवाज आई, और उसके साथ ही बच्चों की हंसी गूंजने लगी। राहुल के चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई। उसने कहा, इन्हें सुनाई दे रहा है ना? ये रोज रात को पुकारते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। अंदर घुसते ही उन्हें दीवार पर कुछ नया दिखा। मिट्टी से लिखा हुआ एक वाक्य, आज 7वां दिन है। दीपक का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर देखा तो सच में वह उनका असम में 7वां दिन था। तभी रात ठीक 2:17 पर राहुल अपने आप उठकर बाहर की ओर चल पड़ा। इस बार दीपक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल की ताकत असामान्य थी। जंगल के अंदर जाते ही राहुल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, और पेड़ों की तरफ देखते हुए बोला, हमने तुम्हारी जगह ले ली है, अब हमें छोड़ दो। और उसी पल दीपक ने देखा, पेड़ों के बीच कई काली आकृतियां खड़ी थीं, जिनकी आंखें चमक रही थीं, और वे धीरे धीरे राहुल और दीपक का नाम फुसफुसा रही थीं। पेड़ों के बीच खड़ी उन काली आकृतियों को देखकर दीपक की सांस जैसे अटक गई। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, लेकिन राहुल अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए जंगल की ओर देख रही थीं, और उसके होंठ अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो। दीपक ने कांपती आवाज में राहुल का नाम लिया, लेकिन राहुल ने पलटकर नहीं देखा। तभी हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज करने लगीं, जैसे कोई हंस रहा हो। दीपक ने देखा कि उन काली आकृतियों के चेहरे साफ नहीं थे, बस धुंधली परछाइयां थीं, लेकिन उनकी आंखें साफ चमक रही थीं, और हर परछाई की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, जो इस बार बिल्कुल कान के पास थी, तुम यहां रुके थे, अब तुम यहीं रहोगे। दीपक घबरा गया। उसने राहुल को खींचकर उठाया और जैसे तैसे उसे लेकर गेस्ट हाउस की ओर भागा। पीछे से पत्तों के टूटने और पैरों के चलने की आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन पलटकर देखने की हिम्मत वह नहीं कर पा रहा था। गेस्ट हाउस का दरवाजा बंद करते ही सब अचानक शांत हो गया, जैसे जंगल ने उन्हें अंदर आते ही छोड़ दिया हो। राहुल जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था।
और उसके मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी, ये जगह भूखी है। दीपक ने उसे पानी पिलाया, लेकिन राहुल की आंखें अब भी उसी खालीपन से भरी थीं। थोड़ी देर बाद राहुल ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे किसी पुरानी कहानी को दोहरा रहा हो। उसने बताया कि जब वे टावर के पास पहुंचे थे, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में नाम लेकर पुकारा। और फिर अचानक उसने खुद को किसी और समय में देखा, जहां दो आदमी उसी जगह खड़े थे, जैसे वे दोनों थे, लेकिन उनके कपड़े पुराने थे और उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। तभी एक साया उनके पीछे से आया और सब अंधेरा हो गया। दीपक समझ गया कि राहुल को 1998 की घटना दिख रही थी। उसी रात गेस्ट हाउस की बिजली अपने आप चली गई। अंधेरे में दीवारों पर अजीब परछाइयां चलने लगीं, जैसे कोई अंदर ही अंदर घूम रहा हो। तभी दीवार से खरोंचने की आवाज आई और उसी मिट्टी वाली लिखावट के नीचे नए शब्द उभर आए, हमने तुम्हें चुना है। दीपक रो पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से जाने दो। लेकिन जवाब में सिर्फ बच्चों की धीमी हंसी गूंजती रही। रात के आखिरी पहर राहुल अचानक शांत हो गया। उसने दीपक की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखा। उसने कहा, दीपक, अगर मैं सुबह तक वैसा न रहूं जैसा हूं, तो मुझे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि ये जंगल धीरे धीरे मुझे अपना बना रहा है। और बाहर, कहीं दूर जंगल के अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में ताली बजाई, जैसे किसी ने फैसला कर लिया हो। सुबह की हल्की रोशनी जब गेस्ट हाउस की टूटी खिड़की से अंदर आई, दीपक की आंख खुली और सबसे पहले उसने राहुल को देखा, जो उसी जगह बैठा था जहां रात को था। लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे सारी भावनाएं किसी ने खींच ली हों। दीपक ने धीरे से उसका नाम लिया, तो राहुल ने पलक झपकाए बिना कहा, ये सुबह नहीं है, ये सिर्फ रोशनी है। असली सुबह यहां कभी नहीं होती। दीपक का दिल बैठ गया। उसने राहुल को झकझोरने की कोशिश की, लेकिन राहुल का शरीर अजीब तरह से ठंडा था, जैसे वह पूरी रात जंगल की ठंड अपने अंदर समेट चुका हो। तभी बाहर से फिर वही आवाज आई, पत्तों पर नंगे पैरों के चलने की, और इस बार वह आवाज गेस्ट हाउस के चारों ओर घूम रही थी। दीवारों पर परछाइयां फिर से सरकने लगीं। दरवाजे के पास किसी के खड़े होने का एहसास इतना साफ था कि दीपक की सांसें तेज हो गईं। राहुल अचानक खड़ा हुआ और बोला, आज आखिरी दिन है। दीपक चिल्लाया, किसका आखिरी दिन? राहुल ने बिना भाव बदले कहा, जो यहां आता है, उसका 7वां दिन आखिरी होता है। दीपक को याद आया, रिपोर्ट में लिखा था, 7वें दिन लापता। उसने कांपते हुए कहा, तो हम बच कैसे सकते हैं? राहुल ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बोला, अगर एक यहां रह जाए, तो दूसरा जा सकता है। यह सुनते ही दीपक की रूह कांप गई। तभी गेस्ट हाउस का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर जंगल में वही काली आकृतियां पहले से ज्यादा पास खड़ी थीं। अब उनकी फुसफुसाहट साफ शब्दों में बदल रही थी और वे बार बार राहुल का नाम ले रही थीं। राहुल धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मत जा। लेकिन राहुल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ये जगह मुझे पहचानती है। दीपक ने देखा कि राहुल के पैरों के निशान जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वह अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा हो। तभी राहुल ने आखिरी बार पलटकर कहा, अगर तू बच गया, तो किसी को यहां भेजने मत देना, क्योंकि ये जंगल खाली नहीं रह सकता। और जैसे ही राहुल जंगल के अंधेरे में गायब हुआ, वैसे ही चारों ओर से एक साथ फुसफुसाहट गूंजी, अब एक बचा है। राहुल के जंगल में गायब होते ही दीपक अकेला गेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसके कानों में अब भी राहुल की आवाज गूंज रही थी,
ये जंगल खाली नहीं रह सकता। तभी उसे एहसास हुआ कि चारों तरफ जो फुसफुसाहट थी वो अब सिर्फ एक आवाज में बदल चुकी थी, और वह आवाज सीधे उसी से बात कर रही थी। दीपक ने हिम्मत जुटाई और सुबह होते ही यहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने गेस्ट हाउस से बाहर कदम रखा, उसे दिखा कि रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। जहां कच्ची सड़क होनी चाहिए थी, वहां अब घना जंगल था। पेड़ों पर कपड़े लटके थे, पुराने, सड़े हुए कपड़े, जैसे किसी ने उतारकर टांग दिए हों। उन्हीं कपड़ों के बीच उसे एक सरकारी आईडी कार्ड झूलता दिखा। राहुल वर्मा लिखा हुआ। दीपक की चीख निकल गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर वही ठंडे उंगलियों का स्पर्श आया, और कान के पास धीमी आवाज गूंजी, अब तू हमारी कहानी है। दीपक भागा, लेकिन जंगल उसके साथ साथ चलता रहा। पेड़ रास्ता रोकते रहे, जमीन पर वही गोल निशान दिखते रहे, और हर निशान के बीच से किसी के सांस लेने की आवाज आती रही। अचानक उसे वही स्टेशन मास्टर दिखा, जो पहले दिन मिला था। लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, और उसकी आंखें काली। उसने धीमे से कहा, मैंने रोका था। दीपक ने आखिरी कोशिश में स्टेशन की तरफ दौड़ लगाई, और जैसे ही प्लेटफॉर्म दिखा, उसे लगा वह बच गया। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग सब एक जैसे थे। सबके चेहरे खाली, आंखें बिना पलक झपकाए, और सब एक साथ बोले, 7 दिन पूरे हुए। इसके बाद क्या हुआ, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। बस इतना लिखा है कि बोडोलैंड सेक्टर में 2 कर्मचारी तैनात किए गए थे, जिनमें से कोई वापस नहीं आया। और आज भी, उस चेरांग जंगल में, रात ठीक 2:17 पर किसी सरकारी जूते की आवाज सुनाई देती है। अगर कोई ध्यान से सुने, तो 2 आवाजें एक साथ फुसफुसाती है। ये जगह अब खाली हो गई। तुम दोस्तों आज किस काम में, बस इतना ही। मिलते हैं मैं आपका दोस्त सुनील, मिलते हैं एक नई कहानी में। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। टेक केयर।